माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार की नीयत साफ नहीं थी। इस मामले में सरकार ईमानदार नहीं थी। अगर ईमानदार होती तो सीबीआई जांच से कतराती नहीं। और जो लोग गिरफ्तार हुए, जो जेल के शिक्षकों में पहुंचाने का सरकार पीठ थपथपा रही थी, हमने जेल की शिक्षकों में भेज दिया है, जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। सरकार की लचर दलील की वजह से, लचर पैरवी की वजह से वह लोग जेल के शिक्षकों के बाहर आ गए और जो हमारा उनकी जमानत हो गई। और जो हम नौजवान संघर्ष कर रहे थे, बेरोजगार नौजवान संघर्ष कर रहे थे, और जो कांग्रेस विपक्षी दल कह रहे थे कि वो उनको बड़े लोगों का हाथ है, सरकार का हाथ है उनके ऊपर, वह आशंका सत्य साबित हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, नकल सिंडिकेट का सीधा रिश्ता सरकार के पहुंच वाले ऊंचे ओहदेदार लोगों के साथ रहा। कई लोग जो सत्ता के करीब दिखाई दे रहे थे, उनका निष्कासन भी हुआ, उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया। और इसलिए देर सबेर ये मानना था हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं और लोग हैं कि देर सबेर ये लोग को जेल से मुक्ति मिल जाएगी और जो नकल गिरोह में शामिल लोग हैं उनको बचा लिया जाएगा। यह संदेह था, यह आशंका थी, यह सत्य साबित हुई। राज्य के इतिहास में, मैं फिर कह रहा हूं, राज्य के इतिहास में ये भर्ती घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है माननीय अध्यक्ष जी। और एक लंबी फौज है, अधिवक्ताओं की, वकीलों की, नीचे से लेकर ऊपर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी फौज है। उन्होंने पैरवी नहीं की। शायद उनको निर्देश दिए गए थे कि आपने पैरवी नहीं करनी है, अभियुक्तों को बचाना है। अगर ऐसी फौज किसी काम की नहीं थी तो दिल्ली के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको हायर किया जाना चाहिए था, अगर नियत साफ होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, सैकड़ों करोड़ का भर्ती घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपये, और बरामदगी क्या, कुछ चंद लाख रुपये। क्या गारंटी थी? निष्पक्ष जांच की कोई गारंटी हमें लगी नहीं रही थी। यही घोटाला नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक लंबी फहरिस्त है माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें इससे पहले 2015-16 में भी नियम 58 के तहत यह मामला उठाया गया। हाँ, मैं सच को स्वीकार कर रहा हूं। मैं, आप भी सच को स्वीकार करिए, मेरा आपसे ही प्रार्थना है। आप सच यहां बैठकर सच को स्वीकार करने में आपको परेशानी हो रही है। सच आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं रहा हूं तो आप भी रहे हैं, कहीं न कहीं आपका भी उसमें भूमिका है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे। नियम 58 के अंतर्गत हमारे कांग्रेस के एमएलए ने पंचायत विकास अधिकारी मामले को उठाया था और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत जी ने इस मामले की 15-16 में प्रकाश पंत जी कहां से रह गए?
2007 से 12 की बात, 2007 से 12 की बात, सॉरी 2007 से 12 की बात, 2007 से 12 की बात, इसको स्वीकार करेंगे? ये तो सच है। माननीय प्रकाश पंत जी ने जांच रिपोर्ट को सदन में रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन न तो आज तक सदन में वो रिपोर्ट प्रस्तुत रखी गई, न गिरफ्तारी हुई, और मामले की जांच विजिलेंस के द्वारा की जा रही थी। दूसरा, स्नातक परीक्षा में उत्तराखंड पुलिस मामला दर्ज होने के दूसरे दिन गिरफ्तारी होती है, और ग्राम पंचायत अधिकारी मामले में जहां OMR सीटों में छेड़खानी सहित कई वैज्ञानिक जांचें हो चुकी हैं, 4 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दो 2020 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आने पर SIT गठित की गई 2020 में, जिसमें 45 की शनाख्त हुई और ब्लूटूथ द्वारा नकल करने की पुष्टि हुई। इस मामले में सबसे दुर्भाग्य और अफसोसजनक बात है कि इस बार मामले में जेल गया व्यक्ति अभियुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का एक कर्मचारी था। राज्य सेवा आयोग का कर्मचारी जेल गया और आज फिर जेल से छूटकर लोक सेवा आयोग में नौकरी कर रहा है, और रुड़की में कोचिंग संस्थान चला रहा है। दूसरा अभियुक्त भी रुड़की में कोचिंग संस्थान के साथ हॉस्टल चला रहा है, और जिसका नाम लिया जा रहा है, जो अभियुक्त है हाकिम सिंह, वो इनके साथ हाकिम सिंह इनका सह अभियुक्त था, इनका जोड़ीदार था, इनका कारोबार इस धंधे में संलिप्तता थी। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में नकल माफिया गिरोह का हाथ दिखाई दे रहा है। नकलची राज्य में लेक्चरर और इंजीनियर बन गए हैं। वनदुरुत्सव परीक्षा में 80,000 बच्चों को गलत प्रश्नों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज तक इंजीनियरों की कई सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और आज कई लोग फर्जी प्रमाण पत्रों से उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं। हमारा कहना था माननीय अध्यक्ष जी, एक युवा नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करता है। शतपुली पौड़ी का सुमित कुमार, बागेश्वर के कमलेश गोस्वामी। बेरोजगारी इस सेना में गलत भर्ती की नीति के कारण आत्महत्या कर ली। दोनों ही सुमित के फिजिकल में पूरे नंबर आए थे, और कमलेश गोस्वामी NCC की C सर्टिफिकेट का और उसके 100% नंबर फिजिकल में आए थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली। आखिरकार माननीय अध्यक्ष जी, यही अधिरथ चयन सेवा आयोग ही नहीं, लोक सेवा आयोग ही नहीं, इस दायरे में कई संस्थाएं में भर्ती घोटाले हुए हैं। आज प्रदेश के युवाओं का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। तो क्या किसके लिए करें मेहनत? कुट्ठा के शिकार हो रहे हैं, गलत दिशा में भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं इसकी CBI जांच के लिए सरकार तैयार रही? हमारा मानना था, हमने नहीं, युवाओं ने कहा, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए, और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में, देखरेख में CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह गई।
आज भी वो लोग जो पर्दे के पीछे लोग हैं, हाकिम सिंह तो एक मोहरा है, और भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी संलिप्तता राजू जो चयन आयोग के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, इस्तीफा दे दिया। क्या कार्रवाई हुई? अचानक इस्तीफा क्यों दिया? ये प्रश्न है हमारे सामने। किसको बचाया जा रहा है? आखिरकार कब तक चलेगा? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, आज उन्होंने बहुत ऊर्जा का संचार देखा मेरे उनके अंदर, बहुत ऊर्जा देखी। मैं पहली बार देखा कि आज भी इस उम्र में, अभी तो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उम्र में बहुत ऊर्जा देखने को मिली। ना मैंने कहा मुझसे छोटे हैं, कहा ऊर्जा देखने को मिली। और उन्होंने कहा कि राज्य बनाया है, राज्य का निर्माण किया है, श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। लेकिन हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, सुबोध जी, आप भी पीड़ित हैं, फेस सेविंग मत करिए, आप भी पीड़ित हैं। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, मैं समझता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं। आप हमारे साथी, हमारे छोटे भाई हैं, मैं आपके दर्द को, पीड़ा को समझता हूं। लेकिन मैं आज देखा, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनका हम सम्मान करते हैं, सारी सीमाएं आज तोड़ दी। इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, मुझे लगा कहीं कुछ हो ना जाए, कोई ब्लास्ट न हो जाए, मुझे डर लग रहा था, मुझे डर सा लग रहा था। लेकिन मैं, ये गंभीर विषय है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज इस विषय पर सारे कामों को छोड़कर इस पर चर्चा की मांग करता हूं और न्याय की मांग करता हूं। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव को 58 में परिवर्तित करके आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से बेरोजगार साथियों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार ने चुनाव के दरमियान नौजवान साथियों से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। और नौजवान साथियों ने सरकार पर भरोसा किया, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया। नौजवान समझ रहे थे कि जिसको सत्ता सौंपी है वो दल निश्चित रूप से जो वादा उनसे किया है उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पायदान पर खड़ा है। और जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, वो मैं समझता हूं किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरे देश के अंदर अगर चर्चा होती है तो इस बात को लेकर उत्तराखंड की चर्चा होती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर बेरोजगार साथियों के रोजगार को छीनने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हुआ है। और जो भ्रष्टाचार भर्तियों में सूबे के अंदर हुआ, अगर उसकी तुलना व्यापम घोटाले से की जाए
तो कम नहीं है, तो कम नहीं है। हमने बेरोजगार साथियों के दर्द को समझते हुए सरकार से यह आग्रह किया था कि भर्तियों में जो अनियमितताएं हो रही हैं, भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। माननीय अध्यक्षा जी, हम नहीं समझ पाए कि सरकार सीबीआई से क्यों भाग रही है। जब संसदीय कार्य मंत्री जवाब देंगे तो वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी प्रहार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं इस बात के लिए। मैं आपके माध्यम से सदन से सरकार से कहना चाहता हूं, हम तैयार हैं इस बात के लिए कि आप सीबीआई की जांच की अनुशंसा कीजिए और जो भर्ती घोटाला हुआ है उस घोटाले से पर्दा उठाने का काम। और इस भर्ती घोटाले में एक बात बड़े जोर शोर से कई बार सामने आती है कि सफेद पोश भी इस भर्ती घोटाले में संलिप्त हैं। और जब सफेद पोश का जिक्र आता है तब अंगुली इस सदन में बैठे हुए हम लोगों पर भी उठती है। और अगर भर्ती घोटाले में कोई संरक्षण किसी का नहीं है तो भाई सीबीआई जांच से डर किस बात का। करिए ना अनुशंसा भारत सरकार को। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी कहते हैं कि हम अनुशंसा नहीं करेंगे सीबीआई जांच की। अंकिता के माता पिता हाईकोर्ट जाते हैं, कहते हैं अगर कोर्ट से आदेश होगा तो हम कर देंगे, अन्यथा अपने विवेक से हम कुछ नहीं करेंगे। ये हालत है सरकार की, ये स्थिति है सरकार की। जब संसदीय कार्य मंत्री जी बयान देंगे तो इस बात को कहेंगे कि भुवन कापड़ी जी इस भ्रष्टाचार को लेकर के हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई जो है सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं है। ये तो बचने का एक तरीका है। अगर आप सरकार पाक साफ है तो करें अनुशंसा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों पैर पीछे खींचने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्षा जी, इस प्रदेश के बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के लिए और परीक्षाओं को कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और जब आयोग का गठन 2014 में हुआ और 2014 में गठन होने के बाद जो चयन आयोग के अध्यक्ष थे 18 सितंबर 2014 को उनको अध्यक्ष बनाया गया और 18 सितंबर 2015 को आयोग प्रदेश में बेरोजगार साथियों की परीक्षाओं को आहूत करने के लिए एक निविदा आमंत्रित करता है कि परीक्षाओं को संचालित करने के लिए हमें एजेंसी की आवश्यकता है। और 11 एजेंसी उसमें भाग लेती है और उसमें से जो है टेक्नो सॉल्यूशन RMS टेक्नो सॉल्यूशन को चयनित किया जाता है, जो कि पहले ही टिंटेड एजेंसी है। उसको टिंटेड ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। और इस एजेंसी के माध्यम से 2016 में 196 पदों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और इस भर्ती में व्यापक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार होता है। और 21/12/2019 को इसी सदन के अंदर
कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रकरण को भी उठाने का काम किया था। और जब इसमें अनियमितताओं की पुष्टि हो गई, तब जो है 2016 में जो आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र देने का काम किया। और उसके बाद 21 सितंबर 2016 को नए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और उस नियुक्ति के बाद सचिवालय रक्षक भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है। एक प्रश्न जरूर उठता है कि सचिवालय रक्षक भर्ती में जो टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी थी, उसके माध्यम से पेपर नहीं छपवाया गया, बल्कि वो पेपर जो है आयोग में ही छपवाया गया। और उसमें भी जो है धांधली हुई। आखिर किस पे विश्वास करे नौजवान साथी? कैसे नौजवान साथी हम लोगों पर भरोसा करे कि इस प्रदेश के अंदर नौजवान साथियों को रोजगार देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षाएं आहुत कराने का काम करेगी। और मैं समझता हूं कि इस तरीके के कृत्यों से नौजवान साथियों का विश्वास जो है आज हम सब पर से उठ गया है। और तो और 2015 में जिस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी की निविदा हुई थी, 2015 में हुई थी। 2000 चलिए आप करेक्शन कर देना, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे पास सही सूचना न हो, आपके पास सही सूचना हो, लेकिन जो मेरी सूचना मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि उसके जो समय अवधि थी, क्योंकि जब कोई टेंडर होता है उस टेंडर में समय अवधि लिखी जाती है, उसकी समय अवधि थी 2018 तक। 2018 के बाद नया टेंडर होना चाहिए था, नई निविदाएं होनी चाहिए थी, ताकि कोई दूसरी कंपनी आती और वो जो है भ्रष्टाचार मुक्त जो है परीक्षाएं करा सकती थी, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन 2018 में जिस कंपनी का टेंडर की अवधि समाप्त हो गई थी, उसको एक्सटेंशन दिया गया 2022 तक। क्यों? ये प्रश्न है। क्या आयोग को इतनी स्वतंत्रता है कि वो मनमाने तरीके से आयोग को संचालित करने का काम करे? और मैं समझता हूं इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर रहनी चाहिए थी। अगर नजर रहती तो शायद संभवतः आज जो बेरोजगार साथी चीख चीख के कह रहा है कि हमको रोजगार दो, उसको जो है सरकार पर भरोसा होता। आप देख लीजिए आज हालत क्या है। दूसरे आयोग के अध्यक्ष ने भी त्याग पत्र दे दिया। एक पहले वाले आयोग का अध्यक्ष जेल में बंद है और दूसरा आयोग का अध्यक्ष खुली हवा में सांस लेने का काम कर रहा है। किसका संरक्षण है? और जो दूसरे आयोग के चेयरमैन थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम देखें तो उनके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद जो टिप्पणी की है उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय शिक्षक जिस तरीके से चाहा उस तरीके से जो है इस प्रदेश के अंदर परीक्षाओं को आहुत कराया गया और उसमें व्यापक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे तो ताज्जुब होता है जब एक अभियुक्त है, अभी आपने नाम लिया, लेकिन परंपरा यह है कि मैं नाम ना लूं क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है,
लेकिन फिर भी जो नाम नेता प्रतिपक्ष ने लिया उससे मैं अपने आप को सर्वोच्च करता हूं। उसको मास्टरमाइंड बता दिया। एक गांव का आदमी जो सदस्य जिला पंचायत भी रहा हो, क्या उसकी हैसियत थी कि वो इतने बड़े नकल के रैकेट को चलाने का काम करता? उसे मास्टरमाइंड बना दिया। अरे उस पर किसका वृद्ध हस्त था, उसको किसका संरक्षण था, यह आज उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तभी तो पता चल पाएगा कि किसके संरक्षण में एक अदने से व्यक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर जो है नकल का गिरोह चलाने का काम किया। और तो और हम सीबीआई जांच तो नहीं कराएंगे, हमारी